इजराइल जो है वो अपने मिलिट्री मकासद जो है वो मुकम्मल तौर पर या प्रॉपर तरीके से हासिल नहीं कर पाया। ईरान ने उसको जिस तरीके से इंगेज किया, नेगोशिएशन टेबल पे ईरान बेहतर कंडीशन में था, जिसके पास ताकत है, खुद ही जज है, खुद ही ज्यूरी है, खुद ही एग्जीक्यूशनिस्ट है। अमेरिका इज अ यूनिलेटरल पावर, उसको कोई तरह चैलेंज नहीं करा। अब आप देख रहे हैं रशिया और चाइना के हालांकि सीरियस इंटरेस्ट है इस रीजन के अंदर। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के हवाले से जो कि आलमी जंग में बदलती दिखाई दे रही है, अमरीका बराह रास्त जंग में कूद पड़ा। ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट्स फर्दो, नतंज और इस्फहान पर हमले कर दिए गए और उन्हें तबाह करने का दावा किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फर्दो जोहरी प्लांट पर B-2 बमबार तैयारों से 6 बंकर बस्टर बम दागे गए, जबकि दीगर जौहरी तंसीबात पर 30 टॉम हॉक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमले के बाद अमरीकी सदर ने कौम से खिताब किया और कहा कि ईरान को अब अमन कायम करना चाहिए। अमन कायम ना करने की सूरत में मुस्तकबिल के हमले बहुत ज्यादा शदीद होंगे और दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। अमरीकी हमले पर ईरान का भी इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। ईरानी हुकाम ने अमरीकी हमलों की तस्दीक करते हुए अपनाए हुर्मुज़ बंद करने और जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है और 2 टोक अल्फाज में यह वाज़ेह किया कि ईरान कौमी वकार पर कोई समझौता नहीं करेगा। जंग आपने शुरू की, खत्म हम करेंगे। मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। अमरीका सख्त सजा के लिए तैयार रहे। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद लातीनी अमरीका के कई ममालिक ने वाशिंगटन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और इसे बैनुल-अक़वामी और कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों ने भी 2 टोक अल्फाज में अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत और तशवीश का इजहार किया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीकी हमले इसराइली हमलों का ही तसलसल हैं। खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार भी किया गया। कहा गया ये हमले बैनुल-अक़वामी कानून की तमाम अक़दार की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। दूसरी जानिब ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का अहम इजलास आज लिया गया है। यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास भी आज होने जा रहा है, जबकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का इजलास भी आज ही बुलाया गया है, जिसमें ईरान पर अमरीकी हमले के बाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मजीद इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग जाहिद साहब एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, अमरीका ईरान इसराइल जंग में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल हो गया। 2 हफ्ते का वक्त था, लेकिन उसके बावजूद जंग में कूद पड़ा अमरीका। ईरान ने भी जवाबन बड़ी धमकी लगा दी है। आपको क्या लगता है कि यह सूरत हाल मजीद एस्केलेट होगी और क्या अमरीका की शमूलियत से अब यह जंग मजीद तेजी से फैल सकती है? दुनिया पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे आने वाले दिनों में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उज़ैर एंड नजफ, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर द इनवाइट। देखिए, आपने जो उज़ैर पहली बात की, लेट्स मेक मी अ करेक्शन राइट एट द आउटसेट। आपने कहा जी अमेरिका जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे अमेरिका जो है इस जंग में शामिल हो गए। इसको कहना चाहिए कि अमेरिका इस जंग में शामिल था, अब बाज़ाब्ता तौर पे उसने पहला जो एक्शन, विजिबल एक्शन जो है वो कर दिया है, खुल के सामने क्योंकि जी तो उसने विजिबल एक्शन किया है। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये जब देखा उसने कि इजराइल जो है वो अपने मिलिट्री मकासद जो है वो मुकम्मल तौर पर या प्रॉपर तरीके से हासिल नहीं कर पाया। अनएक्सपेक्टेडली ईरान ने उसको जिस तरीके से इंगेज किया और जिस तरीके से उसको इंटेंगल किया अपने रिस्पॉन्स में, प्रॉबेबली वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं ला सका। इसका कनेक्शन ये होता है डिजायर्ड रिजल्ट्स का और डायलॉग का कि आप एक मिलिट्री नोशन ऑफ विक्ट्री लिखते हैं जी। जैसे पाकिस्तान ने आपने देखा होगा कि पहलगाम के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री ने इतना जबरदस्त परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज ने कि वो जो नोशन ऑफ विक्ट्री था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसमें आपको पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एडवांटेज खुद ब खुद हो गया जी। जो स्क्रैम्बल किया इंटरनेशनल फोर्सेस ने, अमेरिका ने, ये जो सीज फायर की तरफ गए और वो इसीलिए गए कि आपका मिलिट्री एक्शन इतना जबरदस्त था कि भारत को मजबूरन उनसे राब्ता करना पड़ा टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। तो उसके बाद ये चीजें होगी। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इजराइल वो मकासद हासिल नहीं कर सका, इस वजह से एक मजबूरी बन गई कि अमेरिका जो है इसको एक मिलिट्री और डायलॉग भी साथ साथ चल रहा था। आपको याद होगा कि साथ साथ डायलॉग की बातें हो रही थी, यूरोपियन यूनियन भी बात कर रही थी, E3 की जो कंट्रीज हैं यूके, फ्रांस और जर्मनी, वो भी बात कर रहे थे। तो वो उस वक्त स्ट्रेंथ की जगह से बात कर रहा था ईरान, लिटिल बिट स्ट्रेंथ, नॉट रियली कि मैं कहूँ कि वो डोमिनेट कर गया था, नो, ये बात भी नहीं है।
लेकिन थोड़ा सा रूम था, जिसकी वजह से वो डी एस्केलेशन के बजाय अमेरिका ने की जो डिमांड आई या जो इजराइल की डिमांड है कि आप कैप्चुलेशन ऑफ पॉलिसी करें। कैप्चुलेशन ऑफ पॉलिसी का मतलब यह है कि आप अपना न्यूक्लियर बिल्कुल ही इवन पुरअमन मकासद के लिए भी आप यूज नहीं कर सकते। तो वो नेगोशिएशन टेबल पे ईरान बेहतर कंडीशन में था, तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए कि ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना आप घुटने टेक दे जी, वो सिचुएशन लाने के लिए अब अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया और ये जो सिचुएशन नई डेवलप हुई है ये सामने आई है, विच इज एन एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन। और मैं इस कॉन्फ्लिक्ट को मजीद थोड़ा सा फैलता हुआ या प्रोलॉन्ग होता हुआ देख रहा हूँ until unless कि कुछ सीरियस नेगोशिएशंस ना हों। अच्छा जाहिद साहब, अगर हम देखें कि यहाँ पे काफ़ी टाइम से ही हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि वॉयलेशन की जा रही है इंटरनेशनल लॉ की, ह्यूमन राइट्स की। अगर हम गजा में जंगबंदी की बात करें, हम कश्मीर के मामले को देखें और अभी करंट जो सिचुएशन है अगर हम उस पर भी तबसरा करें, अमरीकी हमले के बाद आपको क्या लगता है ईरान के पास अब क्या ऑप्शंस बाकी हैं, कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं? क्या वो बैक वक्त मौसर तरीके से अमरीका और इसराइल का मुकाबला कर पाएगा या अमरीकी तनसीबात को निशाना बना पाएगा? देखिए नजफ, ऑप्शंस जो है वो डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं। मेरी नज़र में इस वक्त तो तकरीबन 4 से 5 ऑप्शंस हैं। आई मीन ऑप्शंस मीन कि ये वो उनमें से कोई एक चीज जरूर करेगा। एक तो वो कंटिन्यू कर रहा है ऑप्शन 1 में कि इजराइल को सिर्फ टारगेट करता रहे, इजराइल के साथ ही थोड़ा सा इसको प्रोलॉन्ग करे, क्योंकि इजराइल के अंदर से जो आवाजें आ रही हैं ऑफ कोर्स फिर उसका प्रेशर कम करने के लिए फिर अमेरिका को इन्वॉल्व तो करना पड़ेगा। दूसरी ऑप्शन उसकी यही है कि जो अमेरिकन एसेट्स हैं इन द रीजन, विच इज अ वेरी डेंजरस ऑप्शन, और डेंजरस इन द सेंस के इसकी रिपरकशंस थोड़ी ज्यादा होंगी। जो अमेरिकन एसेट्स रीजन में पड़े हुए हैं, जहां पर वो बैठे हुए हैं या उनके ट्रुप्स हैं या एसेट्स हैं, उनको एंगेज करे और अमेरिका से अपना बदला ले, जो उसका राइट है अभी सेक्शन 20 आर्टिकल 51 जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है वो उसको परमिशन देता है कि वो एक्शन ले सकता है। थर्ड ऑप्शन ये है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है वो ब्लॉकेड उसका लगाए, कुछ अरसे के लिए इफेक्टिव ब्लॉकेड लगा सकता है या डिसरप्ट कर सकता है। इस हवाले से तो काफी सीरियस तरीके से ईरान सोच भी रहा है रिपरकशंस होगी जी। और उसके बाद उसके पास ऑप्शन है जो उसकी प्रॉक्सीज है उसको यूज करना, और फिफ्थ ऑप्शन यही है कि वो डायलॉग की तरफ चले जाए और पॉलिसी कैप्चुलेशन माने या एक लोअर टर्म्स के ऊपर एक मुआहिदा ऐसा कर ले कि जिसके बाद तो दैट इज अ फिफ्थ ऑप्शन। बट मोस्ट डेंजरस इज कि वो जब अमेरिकन्स को करेगा, एंगेज करेगा उनके एसेट्स को, या फिर करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके। जाहिद साहब बहुत अच्छे तरीके से आपने बता दिया कि अब ईरान के पास कौन से कार्ड्स हैं, कौन सी 5 ऑप्शंस हैं जिन पर आपने बात की, जिनके बारे में आपने बताया। सर जरा अब ये भी फरमा दीजिएगा कि ये कौन सा चार्टर है, ये कौन सा आलमी कानून है, कौन सा आइन है जो ये कहता है कि जनाब आप किसी मुल्क पर हमला कर दें, फिर आप उससे अमन की उम्मीद रखें, फिर आप उसे कहें कि जनाब अब मुकम्मल तौर पर अमन होगा, वो कोई जवाबी हमला भी ना करे, आप उसे बल्कि जवाबी धमकियां दे रहे हो मजीद आगे से, ये किस तरह से मुमकिन है? कौन सी चीज ऐसी है जो कि इसकी इजाजत देती है? ये बिल्कुल ये बहुत बड़ा आलमी कानून अब बन गया, दिस इज न्यू नॉर्मल, और इसका नाम है माइट इज राइट। जिसके पास ताकत है वो खुद ही जज है, खुद ही ज्यूरी है, खुद ही एग्जीक्यूशनिस्ट है, और ये माइट इज राइट है। अनफॉर्चुनेटली आपने बिल्कुल सही तरफ पॉइंट आउट किया, मैं इसको बस उस एंगल से कह रहा था कि ये नया न्यू नॉर्मल बना दिया गया है। जिसके पास ताकत है वो किसी मुल्क के ऊपर भी चढ़ दौड़ता है जी, और अमेरिका खास तौर पे जो उसके हिब्रिस्टिक अप्रोच है वो अंडरस्टैंड करता है, और हमें भी ये समझने की जरूरत है कि देखिए इकोनॉमिक डोमेन में काफी हद तक, फिर पॉलिटिकल डोमेन में कुछ हद तक तो हम मल्टीपोलैरिटी या बाइपोलैरिटी देख रहे हैं, लेकिन एज फार एज द मिलिट्री कंस्ट्रक्ट इज कंसर्न, इंटरनेशनल कंस्ट्रक्ट, उसके बीच में अमेरिका इज अ यूनिलेटरल पावर जी, उसको कोई इस तरह चैलेंज नहीं करा। अब आप देख रहे हैं रशिया और चाइना के हालांकि सीरियस इंटरेस्ट है इस रीजन के अंदर, अमेरिका के भी इंटरेस्ट है, और तीनों के इंटरेस्ट मजे की बात यह है कि स्टेबिलिटी के साथ ही जुड़े हुए हैं। फर्क यह है कि चाइना और रशिया जो है वो इस स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है थ्रू नेगोशिएशंस, डायलॉग और पीसफुल मेथड्स, और अमेरिका स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है थ्रू मिलिट्री माइट। एक तो उसने अपनी माइट दिखाई, कल की आप जो हैशटैग जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट सुन लें, जब वो चेयरमैन जॉइंट ब्रीफिंग दे रहे थे तो उस पर आपको बार बार आपको एक उनका एक घमंड या वो नजर आ रहा होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट व्हाटएवर ही सेज वर्ल्ड मस्ट लिसन, जो वो कहते हैं वो करते हैं। तो ये वो चीजें जो आपको ड्राइव कर रही है, वो घमंड ड्राइव कर रही है फ्रॉम द पावर दैट
आई थिंक क्राफ्टली इन चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि ईरान की डिस्टेबलाइजेशन या रीजन की डिस्टेबलाइजेशन विल हैव लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट on the situation in this region और इंटरनेशनल पूरे एक करीना के बीच में। बिल्कुल ठीक है जाहिद साहब, अगर हम थेरीज को स्टडी करें और अगर हम डिफरेंट आर्टिकल्स को देखें इंटरनेशनल रिलेशंस के, तो हमें पता चलता है कि हम न्यू रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर में एंटर कर चुके हैं, जहां पे रूस और चाइना का बड़ा अहम किरदार है। हमने देखा कि रूसी सदर ने तीसरी आलमी जंग का खदशा भी जाहिर किया अपनी स्पीच के अंदर। रूसी सदर का ये खदशा आपको कितना दुरुस्त नजर आ रहा है, और क्या चीन और रूस भी जंग में शामिल हो सकते हैं? कोई इम्कानात आपको नजर आ रहे हैं? जी देखिए, आपने नजफ बिल्कुल सही कहा कि रशिया और चाइना का बहुत अहम रोल है, लेकिन इस अहम रोल से ज्यादा मेरी नजर में इम्पोर्टेंट चीज होगी कि वो उस रोल को अदा कैसे करता है। जी बिल्कुल, कि वो उसको इफेक्टिवली अदा करता है या बस सिर्फ रोल कर रह जाना ही, वो पर्दे स्क्रीन पे आएगा भी, या रोल बस वो बैकड्रॉप पे कई डायलॉग डिलीवरी करता रहेगा। जी व्हाट आई वांट टू से इज, देखिए इन दोनों का स्टेबिलिटी है जी, इस रीजन से इनकी प्रोग्रेस जो है इस रीजन में $400 बिलियन से ज्यादा रशियन इन्वेस्टमेंट है चाइना के ईरान के अंदर। और इसी तरह चाइना ने जो BRI के प्रोजेक्ट्स हैं जैसे CPEX वगैरह है, या इस तरह के प्रोजेक्ट इस रीजन के जो प्लान किए हुए हैं, अभी अफगानिस्तान के साथ भी आप देख रहे होंगे रिसेंट पास्ट में, इसलिए चाइना ज्यादा इफेक्टिव हुआ। दैट इज अ रोल विच दे आर प्लेइंग। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि इनका रोल इनको प्ले करना होगा, लेकिन डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन में चाइना की तो पॉलिसी नहीं है जी कि वो डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन में जाए। और रशिया जो है वो अमेरिका के साथ इस वक्त डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन अफोर्ड नहीं कर सकता। दे आर इन यूक्रेन, वो भी डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन में नहीं जाएगा। वो इसको यही मशवरा देंगे ईरान को कि आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि रशिया अमेरिका के साथ डायरेक्ट जो है वो वॉर स्टार्ट नहीं कर सकता, इसमें नहीं उस तरह से मुदाखलत कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी यूक्रेन के साथ एंगेज है और एक से ज्यादा महाज जो है खोलना वो कोई भी मुल्क अफोर्ड